दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सब्जेक्ट एमएसएन के टॉपिक एडिमा के बारे में। एडिमा तो एडिमा की शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन तो एडिमा क्या होता है? एडिमा इज ए एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ वाटरी फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ सेल्स। एडिमा क्या होता है? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है वाटरी फ्लूइड का इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है? हमारे टिश्यू के अंदर सेल्स के जो बीच में स्पेस पाया जाता है। ये जैसे ये सेल्स है, फिर यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे सेल्स है, इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है यहाँ पे, इसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसमें जब फ्लूइड का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है तो फिर उसकी वजह से जो सूजन होती है उसे एडिमा बोलते हैं। द टर्म इज एडिमा इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल साइन लिंक्ड टू द स्वेलिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी पार्ट। एडिमा क्या होता है? एक मेडिकल टर्म है स्वेलिंग की। इसे स्वेलिंग को एडिमा बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ये क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी पार्ट। जब किसी भी बॉडी पार्ट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन यानी फ्लूइड जमा हो जाता है उसे एडिमा बोलते हैं। एडिमा इज ए जनरल रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी एंड इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होता है तो एडिमा क्या होता है? एक जनरल रिस्पॉन्स होता है। मतलब इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे मतलब एडिमा एक रेस्पॉन्स या सिम्टम के रूप में देखा जाएगा। इट में भी जनरलाइज और लोकलाइज। जनरलाइज का मतलब इसे यहाँ किसी एक पर्टिकुलर जगह पर भी हो सकता है। जनरलाइज मतलब पूरी बॉडी में होगा, और लोकलाइज मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पर भी हो सकता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडिमा। एडिमा कितने टाइप की होती है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के अनुसार एडिमा कितने प्रकार की होती है? इसके अनुसार चार प्रकार की होती है, 4 टाइप्स की। पहली सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा क्या होती है? जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर एडिमा हो जाता है उसे सेरिब्रल एडिमा कहते हैं। पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा क्या होता है? अपने फीट, लेग, आर्म्स, एंकल या लेग के अंदर जो भी एडिमा होती है उसे पेरिफेरल एडिमा कहा जाता है। आई एडिमा। आई एडिमा इन एंड अराउंड द आई। आँखों के अंदर या आँखों के चारों तरफ जो भी एडिमा होता है उसे आई एडिमा बोलते हैं। इसे मधुमक्खी के काटने पर जो आँख सूज जाती है वो इन्फ्लामेशन का ही रिएक्शन होता है और इसे आई एडिमा ही होता है वो। पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी मीन्स लंग्स। फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन अराउंड इन द लंग्स। फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एंड अराउंड इन द लंग्स टिश्यू। जो कि लंग्स टिश्यू होते हैं उनमें और उनके चारों तरफ जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है उसे पल्मोनरी एडिमा बोला जाता है। और इसे पल्मोनरी एडिमा आल्सो क्लासिफाइड एज एडिमा इज आल्सो क्लासिफाइड एज पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा देखते हैं। अप्लाइंग प्रेशर टू द swollen area by depressing the skin with a finger causes indentation that persist for some time after releasing the pressure। इसका मतलब क्या होता है कि जो जहाँ पर एडिमा होता है वहाँ पर हम स्किन पर उंगली की सहायता से प्रेशर अप्लाई करते हैं। उंगली को हटाने के बाद में भी वहाँ पर गड्ढा सा दिखता है तो उसे पिटिंग एडिमा बोला जाता है। दूसरा होता है नॉन पिटिंग एडिमा। नॉन पिटिंग एडिमा होता है प्रेशर अप्लाइड टू द स्किन डज नॉट रिजल्ट इन परसिस्टेंट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन यानी दबाव या गड्ढा टाइप में बना रहना। इसमें क्या होता है कि प्रेशर नॉन पिटिंग एडिमा में क्या होता है? हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और अपनी अंगुली को हटाने के बाद में वहाँ पे कोई इंडेंटेशन या कोई गड्ढा टाइप में बना नहीं जाता। इसे नॉन पिटिंग एडिमा बोला जाता है। अब देखते इसके कोज या एटियोलॉजी। एटियोलॉजी यानी कोजेज। अनकंट्रोल्ड आईवी थेरेपी। अनकंट्रोल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा उसको आईवी इन्फ्यूजन दिया जा रहा है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड की एक्सेसिव अमाउंट होगी वो तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा ही होगा। रीनल फेलियर, किडनी फेलियर हो रही है, किडनी उसको एक्सक्रीट करने में फेल हो रही है तो उसकी वजह से भी एडिमा होगा। लीवर फेलियर हो रखा है, हार्ट फेलियर हो रखा है तो एडिमा होगा। हार्ट फेलियर मीन्स हार्ट सही पंप तो कर पाएगा लेकिन वापस उसको डायस्टोल करते समय उसे वापस ले नहीं पाएगा तो उसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। एंटी डायरेटिक्स ड्रग। एंटी डायरेटिक मीन्स जो यूरिन के आउटपुट को कम कर देती है। अब यूरिन का आउटपुट कम होगा तो फिर वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन शरीर के अंदर होगा, फ्लूइड पूरा बाहर नहीं निकल पाएगा तो उससे एडिमा हो जाएगा। एक्सेसिव सोडियम और साल्ट इंटेक। सोडियम और साल्ट इंटेक ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से भी एडिमा हो सकता है। वुंड इरिगेशन बाय एनस
एक्सेसिव मात्रा में वुंड इरिगेशन कर दिया तो एनएस वहीं पर रुक जाएगा, तो उससे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? एडिमा। ट्यूमर गांठ की वजह से भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर से पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि होता कैसे हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एडिमा। हाइपर एल्बुमिनिया हुआ मतलब अपनी हाइपो एल्बुमिनिया मतलब अपने ब्लड के अंदर एल्बुमिन का लेवल कम हो गया। हाइपो एल्बुमिनिया में क्या होता है? हाइपो एल्बुमिनिया में होता है कि एल्बुमिन का लेवल अपने ब्लड में कम हो जाता है। जो एल्बुमिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन अपनी ब्लड में वेसल्स पर जो भी दबाव डालती है उसे ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं। तो हाइपोएल्बुमिनियम क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स होती है। इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बाहर की ओर लगता है वेसल्स पर, और ऑन्कोटिक प्रेशर अंदर की तरफ लगता है। जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो अगर डिक्रीज हो जाएगा ये डिक्रीज इन हाइपोएल्बुमिनिया। ये हाइपोएल्बुमिनिया की वजह से प्लाज्मा में ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया। वो ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, इसकी वजह से क्या होगा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये कम हो गया। तो इसके कम होने की वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा हो गया। अभी बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या होगा? एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड इनटू इंटरस्टिशियम, मतलब वेसल से बाहर फ्लूइड निकलने लग जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। इससे क्या होगा कि ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ब्लड बाहर चला गया इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। वो वॉल्यूम हाइपोथैलेमस एडीएच हार्मोन रिलीज करेगा। एडीएच यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन, ये फ्लूइड को अंदर बॉडी के अंदर रोकना स्टार्ट करेगा। और किडनी क्या करेगी? रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन तीनों हार्मोन रिलीज करेगी। किसके द्वारा? रास मैकेनिज्म के द्वारा। रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसके द्वारा क्या करेगी? रेनिन और एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम ये हार्मोन रिलीज करेंगी। इससे क्या होगा? फ्लूइड का रिटेंशन हो गया अपनी बॉडी के अंदर। इससे क्या होगा? सोडियम और H2O का रिटेंशन होगा। अब जब इतना फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है बॉडी में तो उससे क्या होगा? एडिमा यानी सूजन हो जाएगी। अब देखते हैं इसके वापस क्या क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है इसके अंदर, कैसे कैसे पता चलता है। क्लिनिकल फीचर्स। सिम्टम्स मेनली डिपेंड ऑन द फॉलोइंग कोज। कौन से कारणों की वजह से, कौन से कारण की वजह से एडिमा हुआ, इसके ऊपर डिपेंड करता है क्लिनिकल फीचर्स। कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम में क्या होगा? यानी हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? पल्स एक तो बहुत ज़्यादा रैपिड आएगी और बीपी भी क्या होगी? इंक्रीज रहेगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिस्नी यानी सांस लेने में समस्या होगी। रैपिड रेस्पिरेशन होगा यानी ब्रेथ रेट बढ़ जाएगी और क्रैकल साउंड आएगी। किसके अंदर? ब्रीथिंग के अंदर। स्टेथोस्कोप से सुनने पर उस पर क्रैकल साउंड सुनाई देगी। क्रैकल मीन्स मतलब एबनॉर्मल साउंड होती है, नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती। इफेक्ट ऑन सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं इसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, उसकी कॉन्शियसनेस लेवल अल्टर्ड हो जाएगा। हेडेक रहेगा, सेंसेशन रहेगा, उसको लॉस को सेंसेशन हो जाएगा। वीकनेस यानी कमजोरी सी आ जाएगी और ये पैथोफिजियोलॉजी आ जाएगी। और क्या होगा? उसकी पेल स्किन यानी स्किन पीली पड़ जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग होगी क्योंकि उसके वॉल्यूम को कम करने के लिए डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग होगी। लिवर एनलार्जमेंट हो जाएगा, पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगी। एसाइड्स यानी फ्लूइड एक्यूमुलेशन यानी पेरिटोनियम, जो अपनी ये एब्डोमिन है, यहाँ पे जो पेरिटोनियम लेयर होती है इसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और ये यहाँ से बहुत फूल जाएगी मतलब। तो इससे क्या होगा? इसे क्या बोलते हैं? एसाइड्स बोलते हैं। अब देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ एडिमा। एडिमा के कौन से डायग्नोसिस होते हैं, मतलब कि किससे पता लगाया जा सकता है? करंट साइन एंड सिम्टम्स, मतलब कि जो वर्तमान में साइन और सिम्टम दिख रहे हैं उनसे पता किया जा सकता है। करंट स्टेट ऑफ हेल्थ के स्टेट से, मेडिकल हिस्ट्री कि पहले कभी हुआ या नहीं हुआ, ब्लड टेस्ट करेंगे उसका, यूरिन टेस्ट, RFT यानी रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। और ट्रीटमेंट, इसका क्या इलाज होता है? ट्रीटमेंट यूरेटिक्स मीन्स डायूरेटिक्स मीन्स जो वो ड्रग्स जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती है। तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो फ्लूइड वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगी शरीर से, तो उससे एडिमा में रिलीफ मिलेगा। तो
यूरेटिक्स डायूरेटिक्स देंगे जो इंक्रीज रेट ऑफ यूरिनेशन कर देगी। दूसरा होगा इसमें ऑटोथेरेपी, ऑक्सीजन की डिमांड है पूरी करने के लिए ऑटोथेरेपी करें देंगे उसे। एंटी एंजियोजेनेसिस थेरेपीज, एंटी एंजियोजेनेसिस थेरेपी में क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर लेती है, रोक लेती है मतलब। अब क्या कहते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग एक नर्स का क्या क्या रोल होता है उसके एडिमा के पेशेंट के साथ में। वाइटल साइन मॉनिटरिंग, वाइटल साइन तो हमेशा करना है मॉनिटर ऑफ पेशेंट शुड बी डन एवरी 4 to 8 आवर्स। 4 से 8 घंटे में उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं। रेगुलरली मॉनिटरिंग फॉर द डिस्निया एंड क्रेकल ब्रीथ साउंड, इन दोनों को रेगुलर मॉनिटर करते रहना है। डिस्निया यानी सांस लेने में समस्या हो, क्रेकल ब्रीथ साउंड एक अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड होती है जो कि स्टेथोस्कोप से पता चलती है। कंपेयर इनटेक एंड आउटपुट एवरी 4 to 8 आवर्स, 4 से 8 घंटे में इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना, चेक करना कि कितना फ्लूइड इसके बॉडी के अंदर जा रहा है और कितना बाहर निकल रहा है, कहीं रिटेंशन तो नहीं हो रहा है। अगर रिटेंशन हो रहा है तो वापस एडिमा हो जाएगा और नहीं तो फिर सही चल रहा है। द बॉडी वेट ऑफ पेशेंट शुड बी रिकॉर्डेड एवरी डे, ये बॉडी वेट इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है ताकि उसके एडिमा की कंडीशन को पता किया जा सके कि इसका वेट कम हुआ या नहीं हुआ। अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ था वो कम हो जाएगा तो उसका वेट भी कम हो जाएगा। द डाइट ऑफ पेशेंट शुड बी मॉडिफाइड, सोडियम तो कम कर ही देना है और बिल्कुल मिनिमम कर देना सोडियम को, और वाटर भी इसको कम ही देना है। प्रोवाइड आइस चिप्स टू द पेशेंट, आइस चिप्स क्या करती है, आइस चिप्स क्यों देंगे, क्योंकि आइस चिप्स रिड्यूस द थ्रस्ट सेंसेशन, प्यास की यानी थ्रस्ट सेंसेशन को कम कर देती है और उससे फ्लूइड वॉल्यूम भी नहीं बढ़ती डायरेक्ट पानी देने की बजाय, इसे देना प्रेफर अच्छा रहता है। IV इन्फ्यूजन पंप कैन बी यूज टू कंट्रोल रेगुलेट IV इन्फ्यूजन, IV इन्फ्यूजन पंप से मेजर करके पता चल जाता है कितना IV फ्लूइड अंदर गया है। यूज ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक होता है एक हाइपरटोनिक होता है, एक आइसोटोनिक होता है, एक हाइपोटोनिक होता है। हाइपरटोनिक क्या होता है, ब्लड की जो कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा होता है, आइसोटोनिक उसके बराबर होता है, हाइपोटोनिक उससे कम होता है। तो ब्लड की कंसंट्रेशन के बराबर ही उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग इन वर्क प्लेस, ज़्यादा देर तक स्टैंडिंग नहीं रहना क्योंकि उससे पैरों में वापस एडिमा हो सकता है। एडमिनिस्टर्ड डायूरेटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, नर्स को क्या करना है, जो डायूरेटिक्स है उसे देना है वैसे एज प्रिस्क्राइब, जिस अनुसार प्रिस्क्राइब किया गया उस हिसाब से देना है। रेगुलर स्किन केयर शुड बी प्रोवाइडेड, स्किन केयर उसको प्रोवाइड करनी है। रेगुलर मॉनिटरिंग शुड बी डन फॉर इलेक्ट्रोलाइट लेवल ऑफ पेशेंट, इलेक्ट्रोलाइट लेवल के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है। नर्स शुड टीच फॉलोइंग सेल्फ केयर, नर्स को क्या करना चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग शुड बी डन फॉर इलेक्ट्रोलाइट लेवल ऑफ पेशेंट, उसको नर्स को क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए रेगुलर किसका, इलेक्ट्रोलाइट लेवल का, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेवल कितना है। नर्स शुड टीच फॉलोइंग सेल्फ केयर, मतलब ये जो फॉलोइंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ इनके बारे में, टेक्निक्स इनके बारे में पेशेंट को समझाना। रिड्यूस साल्ट कंजप्शन, नमक का कंजप्शन कम कर देना। लॉस वेट लॉस करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। राइज द लेग सेवरल टाइम्स पर डे टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, पैरों को कई बार दिन में ऊंचा करना, उठाना, राइज करना ताकि उनमें सर्कुलेशन बना रहे। अवॉइड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम के लिए स्टैंडिंग को अवॉइड करना है। अवॉइड एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर उसको नहीं जाना। थैंक यू।